हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग जानेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीएनए किस चीज का बना होता है। इसके बाद बात करेंगे अपने लोग आरएनए के बारे में। तो देखिए, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हिंदी में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इंग्लिश में बोल लीजिए, यानी तो हिंदी में बोल लीजिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल भी बोल लीजिए। ये एक्चुअली बना होता है, देखिए ये किसका किसका बना होता है, तो ये बना होता है आपका न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन का बना होता है। अब ये एक्चुअली पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। केंद्रक में ये धागे की तरह आपका तैरते रहता है। तो आप इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, खुली आंख से देखना संभव नहीं है। तो किसके द्वारा से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा से देख सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि एक्चुअली डीएनए का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो देख लीजिए, हम आपको पिछले क्लास में समझाए थे जीन का क्या कार्य होता है। तो माता पिता का अनुवांशिक गुण किसमें ले जाना? संतान में ले जाना। किसमें ले जाना? संतान में। एक बात और समझाए थे हम आपको कि क्रोमोसोम से क्या बनता है आपका? डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है आपका? जीन बनता है। तो देख लीजिए, या तो जीन बोल लीजिए या तो डीएनए बोल लीजिए, तो दोनों का कार्य क्या होता है? सेम ही होता है। तो डीएनए का भी जो कार्य होता है, ये अनुवांशिक पदार्थ को माता पिता के लक्षणों या गुणों को कहां तक ले जाता है? संतानों तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है? संतानों तक ले जाता है। फिर से समझिए, डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ है। कैसे पदार्थ? अनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो है माता पिता का लक्षणों या गुणों को संतानों तक ले जाता है। ये इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई माता पिता में काला रंग है, कोई अगर गोरा है या हाइट है, जैसा उसका बाल होता है, जैसा हेयर स्टाइल होता है, जैसा नाक होता है, जैसा मुंह होता है, इस सब का जो लक्षण होता है ये किस में ले जाता है? संतान में ले जाता है। किस में ले जाता है? संतान में ले जाता है। लेकिन अपने लोग जो भी बाहरी वातावरण से सीखते हैं, ये गुण किस में? संतान में नहीं ले जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये केवल और केवल अनुवांशिक पदार्थ को ट्रांसफर करता है, न कि बाहरी वातावरण को करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, अभी कोई चीज का तैयारी कर रहा है, उसके पास जो भी नॉलेज होगा उसका इंफॉर्मेशन उसके संतान में नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो फिर उसके संतान यानी बेटा बेटी को पढ़ना लिखना नहीं पड़ता दोबारा। आ गया यहाँ तक समझ में? अब आगे समझ लेते हैं। देखिए, डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तियों की पहचान किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि इसको ब्लूप्रिंट क्यों कहा जाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक तरह से फोटोकॉपी होना। क्या होना? फोटोकॉपी, यानी किसी भी डिजाइन का प्रिंट होना। किसी भी डिजाइन का क्या होना? प्रिंट होना। तो आप ध्यान से समझिएगा कि ब्लूप्रिंट इसको इसलिए कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई क्राइम करता है, यानी कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? क्राइम कर रहा है, यानी कि कोई घटना कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, और पुलिस कर्मी के द्वारा उसको पकड़े जाने पे, क्या करने पे, या उस पे आरोप लगा जाने पे उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, कहता हम इस क्राइम को नहीं किए हैं। मान लीजिए बड़ा बड़ा क्राइम करता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है या किसी का रेप कर देता है और कहता है हम ये कार्य नहीं किए हैं, तो पुलिस उसको कैसे मतलब पकड़ेगा या उसको कैसे मतलब क्या करेगा? सजा दिलवा पाएगा। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जांच होता है। क्लियर बात? तो इसका जांच कैसे किया जाएगा? तो जिस स्थान पे वो अपराधी जो है क्राइम करता है, क्या करता है? क्राइम करता है, अब वहां पे उस जाएगा और पुलिसकर्मी के द्वारा से उस व्यक्ति का या तो बाल या नाखून या रक्त या थूक या स्पर्म को क्या करता है? कलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि एकत्रित करके उसको लैब में भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए। लैब में भेजा जाता है क्या करने के लिए? टेस्ट करने के लिए, यानी कि वहां पे उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होगा। और टेस्ट के बाद उसको पता कर लिया जाता है कि सच माने में इस व्यक्ति का यहाँ पे आना हुआ था या क्राइम करना हुआ था कि नहीं हुआ था। यानी कि जो व्यक्ति क्राइम किया है उसका बाल थूक वहां पे कुछ भी अगर उसका सिंपल मिल गया वहां पे, या स्पर्म भी मिल गया या थूक भी मिल गया या बाल भी मिल गया, तो उसको क्या करता है? पुलिसकर्मी एकत्रित कर लेता है और जो व्यक्ति पे आरोप लगता है उसको मैच करके देखता है। क्या करके देखता है? डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा से उसको मैच करके देखता है। अगर मैच हो गया तो इसका मतलब वो व्यक्ति ने सजा किया था और उसको क्या कर लिया जाता है? सजा दिया जाता है। उसको आगे जान लेते हैं इसके बाद। देखिए, यही बात हम आपको अभी समझाएं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सही अपराधियों की क्या किया जाता है? पहचान किया जाता है। क्या किया जाता है? पहचान किया जाता है कि सच माने में इस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को झूठा कोई आदमी फंसा दे, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जांच होता है। अब आगे जानिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ता है। तो अभी क्या समझा है? या तो उस व्यक्ति का एगो बाल भी गिर जाएगा वहां पे तो उससे भी पता कर सकता है, या नाखून से भी पता कर सकता है, या रक्त यानी उसका जो खून होगा वहां पे उससे भी पता कर सकता है, या अगर वो व्यक्ति वहां पे थूक दिया है तो थूक से भी पता कर सकता है, या स्पर्म से भी पता कर सकता है। किससे कर सकता है? स्पर्म से भी। आप देखे होंगे बहुत सारा केस में कोई रेपिस्ट होता है, यानी किसी का बलात्कार कर लेता है, तो उसका पता कैसे चलेगा? तो स्पर्म के द्वारा से भी पता कर सकता है। किसके द्वारा से? स्पर्म के द्वारा से भी
कर सकता। अब आगे जान लेते हैं कि देखिए अगर आपको पूछेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपको याद रखना एलेक जॉन जेफरी ने किया था। किसने किया था? एलेक जॉन जेफरी ने किया था। किसने किया था? एलेक जॉन जेफरी ने किया था। या आपको ये पूछ लेगा कि आपको ये पूछ लेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट का फर्स्ट जनक किसको कहा गया है? क्या कहा गया? फर्स्ट जनक किसको कहा गया? या फादर ऑफ फर्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसको कहा गया है? तो एलेक जॉन जेफरी को कहा गया। किसको कहा गया? एलेक जॉन जेफरी को। या तो आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया था, तो एलेक जॉन जेफरी कह लीजिए। या फर्स्ट फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट किसको कहा गया है, तो आप इसी का नाम याद रखिए, एलेक जॉन जेफरी ने किया था। अब आपको अगर पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक किसको कहा गया, या तो जनक पूछ ले या तो खोज पूछ ले, तो याद रखिएगा लालजी सिंह ने किया था। किसने किया था? लालजी सिंह ने। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। आपको क्या पूछेगा कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक किसको कहा गया? जनक मतलब क्या होता है? आपका फादर होता है, यानी कि जिसने खोज कर रखा, या किसने खोजा था, तो लालजी सिंह ने किया था। किसने किया था? लालजी सिंह ने किया था। क्लियर बात। अब देखिए एक बार एग्जाम में ये भी पूछा था आपका, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट जांच की सहायता से सर्वप्रथम जो है किसको सजा मिला था, तो याद रखिएगा किसका नाम याद रखिएगा? कोलिन पिचफोक का। किसका नाम याद रखिएगा? कोलिन पिचफोक को मिला था। किसको मिला था? कोलिन पिचफोक को। आप एक बात और याद रखिए कि देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एक अंग्रेज ने किया था। और सजा भी किसको मिला था? पहले अंग्रेज को ही मिला था, यानी कि पहला खोजकर्ता भी अंग्रेज भी है और सजा पाने वाला भी कौन है? पहला अंग्रेज ही है। तो इसको किस मतलब किस कारण से कौन सा अपराध किया था, तो ये एक किलर और रेपिस्ट था। क्या था? किलर और रेपिस्ट था, यानी कि ये क्या कर लेता था? किसी व्यक्ति को मार देता था, या नहीं तो उसके साथ क्या कर लेता था? रेप कर लेता था। क्या कर लेता था? रेप कर लेता, जिसके कारण से इनका जांच हुआ था। कौन सा जांच हुआ था? डीएनए फिंगरप्रिंट हुआ था। कौन सा जांच हुआ था? डीएनए फिंगरप्रिंट की तरह इनको सजा दिया गया था। अब आगे जान लेते हैं। अब आप ये जानिए कि डीएनए को एक्चुअली पहली बार किसने देखा था, यानी कि डीएनए का जो अवलोकन था वो किसने किया था, तो आपको याद रखना होगा कार्ल्स बग ने किया था। किसने किया था? कार्ल्स बग ने किया था। लेकिन लेकिन डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स को हिंदी में बोल लेते हैं द्विकुंडलित। क्या बोलते हैं? द्विकुंडलित बोल लेते हैं। ये किसने किया था? ये किसने बताया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने, दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन? वाटसन और क्रिक ने बताया था, जिसके कारण से इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। अब डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखिए डीएनए का हम आपका संरचना बना दिए हैं। देखिए एगो आपको इस साइड से सांप जैसा दिख रहा होगा, एगो दूसरे साइड से आपको सांप जैसा दिख रहा होगा। क्लियर है बात? तो यही होता है डीएनए का संरचना। और डीएनए कहाँ पाया जाएगा, तो डीएनए याद रखिएगा केंद्रक में पाया जाएगा। ये एक धागे की लच्छे की तरह क्या होता है? तैरते रहता है। कहाँ पे? केंद्रक में तैरते रहता है इस तरह से। तो डीएनए की संरचना ये होता है। अब आप यहाँ पे चार गो चीज और देख रहे होंगे, ए टी जी और सी। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप ध्यान से समझिएगा। ए का पूरा नाम होता है एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन। और टी का पूरा नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। किसके कारण से? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा से जुड़ा होता है। जी का मतलब होता है ग्वानिन। जी का पूरा नाम होता है ग्वानिन। और सी का जो पूरा नाम होता है साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन। तो ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है, ये डीएनए में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा से जुड़ा होता है। किसके द्वारा से जुड़ा होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा से जुड़ा होता है। तो आपको यहां तक चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे समझ लेते हैं। अब आगे जानिए, देखिए डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार आता है कि डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए के श्रृंखला को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा इसका श्रृंखला जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब इसका संरचना के बारे में और भाग के बारे में आगे जान लेते हैं। संरचना तो हम आपको दिखाई दी कि संरचना किस हिसाब से होता है। अब आगे जान लेते हैं। देखिए डीएनए में अगर आपको पूछे कि डीएनए का बेस क्या होता है, आपको याद रखना नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है। देखिए डीएनए को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? पहला होता है आपका न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट के बारे में अपने लोग को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि ये एग्जाम में उतना नहीं आता है। तो किसके बारे में पढ़ना होता है, तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड आगे चल करके दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है आपका सुगर और दूसरा होता है नाइट्रोजन। एक होता है आपका सुगर, दूसरा होता है आपका नाइट्रोजन। आपको पूछेगा कि कौन सा सुगर इसमें पाया जाता है, किसमें? डीएनए में। तो आपको याद रखना डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर पाया जाता है?
डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। लेकिन आरएनए में क्या पाया जाता है? क्लियर है बात? आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो राइबोज शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोज शुगर। वो हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, नाइट्रोजन बेस को दो भाग में बांटा गया। एक होता है आपका प्यूरिन बेस। क्या होता है? प्यूरिन बेस। और दूसरा होता है पिरामिडिन बेस। क्या होता है? पिरामिडिन बेस। अब आगे समझिए कि प्यूरिन बेस भी आगे चल करके दो भाग में बढ़ जाता है। अभी समझाए थे एडिनिन के बारे में और ग्वानिन के बारे में। किसके बारे में? एडिनिन के बारे में और ग्वानिन के बारे में। तो एडिनिन और ग्वानिन दो भाग में बढ़ जाता है। इसी तरह से पिरिमिडिन बेस जो होता है ये तीन भाग में बढ़ जाता है। कौन कौन? एक होता है आपका थाइमिन, दूसरा होता है साइटोसिन, और तीसरा होता है आपका यूरासिल होता है। अब यहाँ एक बात और समझिए कि हम अभी आपको स्ट्रक्चर में समझाए थे कि एडिनिन को किससे दिखाते हैं? ए से, ग्वानिन को जी से, थाइमिन को पी से, और साइटोसिन को किससे? सी से दिखाया जाता है। क्लियर बात? अब आगे बात समझते हैं। तो आगे ये समझिए कि अभी आपको हम इसका स्ट्रक्चर तो पूरा दिखा दिए थे। तो यहाँ समझिए, एडेनिन एवं थाइमिन जो होता है यह डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा से? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा से जुड़ा होता है। यानी कि एडेनिन जो होता है और थाइमिन होता है, यह डीएनए में डबल हेलिक्स के द्वारा जो आप अभी संरचना हम आपको दिखाते हैं, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। हम आपको इसका संरचना एक बार फिर से दिखा देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ग्वानिन एवं साइटोसिन जो होता है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। किसके कारण से? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से आपका जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो यहां से देख लीजिए, यहां हम क्या लिखे हैं? एडेनिन, और ये क्या है आपका? थाइमिन। ठीक है, ये आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, इसके बाद जस्ट दूसरा देख लीजिए आप, ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा से जुड़ा हुआ है। क्लियर बात? तो यहां तक अपने लोग समझ गए हैं। अब आगे समझ लेते हैं। ये बात हम आपको पूरा क्लियर से समझा दिए थे कि एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड के द्वारा से जुड़ा होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा से। ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा से जुड़ा हुआ होता है। अब आगे समझ लेते हैं। अब आगे जान लीजिए, डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है, ये हम आपको समझा दिए थे। और थाइमिन यानी कि टी होता है। आप फिर से समझ लीजिए, डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन होता है। नाइट्रोजन बेस थाइमिन, या तो नाइट्रोजन बेस याद रख लीजिए या थाइमिन याद रख लीजिए। डीएनए केंद्रक में धागे के रूप में फैला होता है। किसके रूप में फैला होता है? धागे के रूप में फैला हुआ होता है। अब आगे समझ लेते हैं कि आरएनए के बारे में। किसके बारे में? आरएनए के बारे में। तो देखिए, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किसका बना होता है या इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोज शर्करा पाया जाता है, एवं फॉस्फेट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फेट भी पाया जाता है। इसे एक बार ध्यान से सुन लीजिए और इसको अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा। आपको ये पूछेगा कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। कौन पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। लेकिन इसमें कौन सा शुगर पाया जाता है? इसमें पाया जाता है राइबोज शुगर। कौन सा शुगर? राइबोज शुगर। यानी हिंदी में पूछे तो राइबोज शर्करा। क्या होता है? राइबोज शर्करा होता है। अब आगे समझिए, ये कोशिका द्रव में बिखरा होता है। बिखरने का मतलब होता है ये फैला हुआ होता है। ठीक है, अब आगे समझिए। अब आगे जान लेते हैं कि इसकी संरचना जो होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है? सिंगल हेलिक्स। देखिए, डबल हेलिक्स का मतलब होता है द्विकुंडलित। क्या होता है? द्विकुंडलित। आपको अभी दिखाई थे डीएनए का, तो उसमें दो गो सांप जैसा आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए आपको एक एक गो सांप जैसा दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा? एक ही सांप की तरह दिख रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं सिंगल हेलिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगल हेलिक्स बोल लेते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए, आरएनए के नाइट्रोजन बेस में चार क्षारक पाया जाता है। कितना क्षारक? चार क्षारक पाया जाता है। कौन कौन क्षारक होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, और यूरासिल होता है। क्या होता है? यूरासिल होता है। ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये एग्जाम में आपका बार बार आएगा। क्या आएगा कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो यूरासिल। आप याद रखिएगा, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल पाया जाएगा। या इस क्वेश्चन को आपको घुमा के भी एग्जामिनर पूछेगा। कैसे पूछेगा? कि ध्यान से सुनिएगा, आपको पूछेगा कि आरएनए में क्या पूछेगा? आरएनए में डीएनए के अलावा क्या पाया जाता है? तो डीएनए में क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाएगा? थाइमिन। लेकिन आरएनए में क्या पाया जाएगा? यूरासिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? यूरासिल पाया जाएगा। क्लियर बात? अब आगे जान लेते हैं। अब देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य होता है डीएनए के आदेश अनुसार एमिनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना होता है। यानी कि यह डीएनए का ऑर्डर मानता है। किसका ऑर्डर मानता है? डीएनए का ऑर्डर मानता है आरएनए। डीएनए के अनुसार यह क्या कर लेता है? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो देखिए, आरएनए जो होता है ये इसको तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन? एम आरएनए, आर आरएनए और टी आरएनए। एम का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, आर का मतलब होता है राइबोसोम आरएनए, और टी का मतलब होता है आपका ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो अब एक एक करके आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान से
समझिएगा। सबसे पहले अपने लोग जानते हैं एमआरएनए के बारे में। तो एमआरएनए का पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक आरएनए। कैसा आरएनए? संदेशवाहक, यानी कि ये किसी भी चीज के मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कर लेता है। कौन सा मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है? यहाँ ध्यान से समझिए, यह प्रोटीन संश्लेषण सूचना को डीएनए तक लाता है। यानी कि प्रोटीन जो बनता है उसकी खबर जो है वो आरएनए जो है किसको पहुंचाता है? आगे डीएनए को पहुंचाता है। किसको पहुंचाएगा? डीएनए। और डीएनए किसको पहुंचाएगा? तो आपको पता होगा वो आरएनए को, सॉरी, क्रोमोसोम को पहुंचाएगा। किसको पहुंचाएगा? क्रोमोसोम को पहुंचाएगा। अब आगे जान लेते हैं। यह एमिनो एसिड को चुनने में मदद करता है। किसको चुनने में मदद करता है? एमिनो एसिड को चुनने में मदद कर लेता है। अब आगे जान लेते हैं। अब देखिए, अब जानते हैं आरआरएनए के बारे में। आर का मतलब होता है राइबोसोम। आरएनए क्या होता है आपका? राइबोसोम, या तो राइबोसोम बोल लीजिए या राइबोसोम बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? राइबोसोम बोल लीजिए, दोनों आप बोल सकते हैं इसको। तो क्या होता है इसका पूरा नाम? राइबोज आरएनए। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण कराना। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण कराना। क्या होता है? तो हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे कि राइबोज यानी कि राइबोस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण कराना, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। इसलिए आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण कराना होता है। यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। कितना भाग? यानी कि पूरा आरएनए का यह 80% भाग होता है। यह राइबोसोम के संरचना में सहायक होता है, यानी कि राइबोसोम बनाने में मदद करता है। कौन? आपका आरआरएनए। टीआरएनए अब जान लेते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट टीआरएनए। टीआरएनए का पूरा नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। इसको हिंदी में बोल लेते हैं स्थानांतरण आरएनए। क्या बोल लेते हैं? स्थानांतरण आरएनए। यह आरएनए का सबसे छोटा भाग होता है। आरएनए का क्या होता है? सबसे छोटा भाग होता है। ट्रांसफर का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, एक जगह से दूसरी जगह उठा करके भेजना होता है। तो देखिए ये किसको भेजता है? यह सबसे छोटा आरएनए होता है। ये बात हम आपको समझा दिया। यह प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है। कहां तक लाता है? राइबोसोम तक। यानी कि प्रोटीन बनने का जो मुख्य कार्य किसका होता है? तो राइबोसोम का होता है। किसका होता है? राइबोसोम का होता है। तो राइबोसोम तक किसको लाता है? एमिनो एसिड को। किसको लाता है? एमिनो एसिड। यानी एमिनो एसिड को जो है उठा करके वो कहां तक ले आता है? राइबोसोम तक ले आता है। कहां तक? राइबोसोम तक ले आएगा। और राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना। तो आपको यहां तक चीज आ गया होगा समझ में। तो आप इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, फिर अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।